के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल इस समय तेज हो चुकी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के रुख का जिक्र किया। फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर अमित शाह ने कहा कि अभी मतदान सूची में केवल घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें राज्य से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। अमित शाह इस दौरान भ्रष्टाचार पर भी वार किया। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय चिंतित और परेशान नजर आ रही है। बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता को भवानीपुर सीट पर संशय। तो जी हां, ममता को भवानीपुर जो सीट है उस पर इस समय संशय कहना कि उनके लिए बना हुआ है। अपनी सीट उनकी अपनी सीट है और इस सीट को लेकर यह बयान इस समय सामने आया है। मसौदा सूची की अगर हम बात करें तो मसौदा सूची में 44,000 नाम हटाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही आपको बता दें कि अंतिम सूची में 2,342 नाम कटे हैं। भवानीपुर में 14,000 नाम न्यायिक विचाराधीन है, यानी कि वो अभी सुनवाई के लिए पेंडिंग है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा नाम उसी जगह से हटाए गए हैं। एक वोट से सही जीतूंगी भवानीपुर सीट, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और इस बयान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने डर में दिया हुआ बयान बताया और भाजपा ने कहा कि सीएम की हार की जमीन जो है वो अब तैयार हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी और सीओ कार्यालय में रार पिछले काफी लंबे समय से हम सभी को देखने को मिल रही है, क्योंकि 60 लाख विचाराधीन आंकड़ों पर सीधे तौर पर विवाद है इस समय सरकार, राज्य सरकार और सीओ के बीच में, यानी चुनाव आयोग के बीच में। और ममता का चुनाव आयोग पर अप्रत्यक्ष हमला भी किया गया। कई प्रमुख हस्तियों के नाम विचाराधीन है, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही मुख्य सचिव के नाम पर सीओ कार्यालय का स्पष्टीकरण भी सामने आ चुका है और ईआरओ और एईआरओ जिम्मेदारी पर तकरार भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल हम देखें तो जब से पश्चिम बंगाल में पूरी जो ये प्रक्रिया है एसआईआर की, जब से ये शुरू हुई है तभी से लगातार राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच ये रार बनी हुई है। रोल ऑब्जर्वर भूमिका पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो हमें इस दौरान भी देखने को मिला, जो अभी भी लगातार जारी है। WBCS संगठन ने आयोग को सीधे तौर पर घेरा है और सीओ ने लक्ष्मण रेखा की सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि आप आरोप लगाएं, लेकिन जो एक रेखा है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह कल बंगाल दौरे पर रहे और बंगाल में काफी गरजते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में सीधे तौर पर ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा है। ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में हम आएंगे और सत्ता में आने के बाद में जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल से बाहर उन्हें किया जाएगा। एक भी हिंदू रिफ्यूजी रिपोर्ट नहीं होगा। इसके साथ ही ममता सरकार की सीमाओं की सुरक्षा करने में फेल साबित हुई है, ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर आरोप और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल जो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई अमित शाह ने, इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया और साथ ही एसआईआर का भी जिक्र वो करते हुए नजर आए। घुसपैठियों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 45 दिन के अंदर ही लागू हो जाएगा, जब हमारी पार्टी जो है सत्ता में आएगी और सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को पूरा हक उनका दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीते कल से हो चुकी है, जिसके बाद में अब देखें तो अपने संबोधन में अमित शाह ने कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने एसआईआर का जिक्र किया, घुसपैठियों का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए नजर आए। सौरभ, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है, शायद म्यूट है। एक बार आप प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। चलिए सौरभ, आपके पास में वापस आएंगे हम, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि बंगाल में किस तरीके से अमित शाह
गरजे हैं और एक उन्होंने कहा है कि एक भी हिंदू रिफ्यूजी को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और हम जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद में हम सबसे पहले 45 दिन के अंदर ही 7वां वेतन आयोग जो वो लेकर आएंगे, जिससे सीधे तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो वोटर लिस्ट से सिर्फ घुसपैठियों के नाम हटे हैं और जब हम सत्ता में आएंगे तो घुसपैठियों को ही पश्चिम बंगाल से बाहर किया जाएगा। ममता सरकार पर भी सीधे तौर पर हमलावर होते हुए इस दौरान अमित शाह नजर आए। परिवर्तन यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, क्योंकि अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर अब विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ चुकी है। हालांकि अभी इसके बाद में जो 60 लाख के करीब जो अभी केसेस पेंडिंग है उनको लेकर सुनवाई अभी जारी है और उसके बाद में एक लिस्ट और इससे जुड़ी हुई सामने आएगी कि आखिर उनमें से कितने लोग वोटर लिस्ट में रहेंगे और कितने लोगों का वो जो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ये आगे आने वाले कुछ समय में हमें पता लगेगा। लेकिन उससे पहले ही अमित शाह कहीं ना कहीं ममता सरकार पर काफी हमलावर होते हुए नजर आए और वहीं ममता बनर्जी जो है वो अपनी सीट भवानीपुर से ही इस वक्त संशय में है कि क्या वो अपनी सीट पर जीत पाएंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक वोट से ही सही पर मैं जीत जरूर हासिल करूंगी। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, देखिए कृतिका, मैं जो बात बता रहा था, कल बंगाल की राजनीति में जो भी हुआ वो एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। पहली बार यह है कि बीजेपी ने अपना जो बंगाल में चुनाव का जो शंखनाद है वो शुरू कर दिया है और उन्होंने 9 जगह से परिवर्तन की यात्रा शुरू कर दिया है और उनमें से कल मथुरापुर दक्षिण 24 परगना, वहां पे अमित शाह जी थे और उन्होंने पूरे परिवर्तन यात्रा का जो क्या बोलना है जनता के बीच में जाने, उनका मूड सेट कर दिया है, आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका घुसपैठिए का मुद्दा है और उसमें बंगाल की जो डेवलपमेंट वो मुद्दा है। ऐसा जो घोटाले हैं, एक के बाद एक घोटाले उन्होंने एकदम गिनवा के बोल दिया क्या क्या घोटाले हैं। वो सारे, कोयला हो, गाय की तस्करी हो या फिर शिक्षक घोटाला हो, और साथ ही साथ वो सीधे तौर पर जो सरकारी कर्मचारी है उनके पास भी जाने की जो बात है उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से वो भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे डीए को लेकर आपको पता है कि डीए को लेकर सरकारी कर्मचारी में नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक वो आदेश लागू नहीं किया गया है और इसी में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि वो उनका, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सेंट्रल के हिसाब से स्टेट को जो एम्प्लॉयज है उनको डीए देंगे। और साथ ही साथ जो है उधर यहाँ पे अमित शाह का जो रैली खत्म होता है तो शाम को ममता बनर्जी हमलावर होती है परिवर्तन यात्रा को लेकर और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं जाके कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती थी, लेकिन असल में उनका डर सामने आ गया है भवानीपुर को लेके, क्योंकि भवानीपुर को लेकर इस बार नंदीग्राम 2021 में नंदीग्राम में वो हारी थी, फिर भवानीपुर से बाई इलेक्शन से वो जीती थी। तो बीजेपी इस बार 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 उनकी जो उनकी भवानीपुर सीट को लेके ये दावा कर रही है कि ममता बनर्जी वहां पे इस बार भी हारने की कगार पर है। ये और कल उन्होंने कह दिया कि उनके जो एसआईआर के चलते उनके जो वोटर्स लिस्ट वोटर्स है उनके केंद्र में वो कुल मिलाकर कुछ 53,000 के करीब हो गए, 44,000 और 14,000 अभी एडजुडिकेटेड है, तो वहां पे लेकर 58,000 और 60,000 ये वोटर्स जो कटने की आशंका कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि एक वोट से भी हो वो जीतेगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि राज्य के सीएम अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है, जो टीएमसी दावा कर रही है वो 250 से ज्यादा सीट पाएगी, लेकिन उनका जो चुनावी फेस है वो खुद कह रही है अपनी चुनाव क्षेत्र में वो एक वोट से भी होगी तो जीतेगी, लेकिन उनका वोट का मार्जिन तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो उनका वो तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो इसी को चलते बीजेपी जो खेमा है वो काफी उत्साहित है। वो कह रही है कि इस बार बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी जोरों से है और ये ममता बनर्जी जो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेकर जो बात कही है, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी का जो दावा है वो दावा सही है और इस बार टीएमसी के दाल गलने वाली नहीं है। कृतिका, इसके साथ ही जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग और साथ ही राज्य सरकार के बीच में तरह तरह का माहौल है। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सीओ ने भी कहा कि एक लक्ष्मण रेखा जो है बीच में, उसका आप जरूर ध्यान रखिए। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, पूरी तरह से पॉलिटिकल है, क्योंकि कल शाम को सीएम ममता बनर्जी ने जो कहा, पहले उन्होंने वो कहा कि ईआरओज और एईआरओज के पास जो उन्होंने ओके कर दिया था
फिर भी उसको अंडर एडजुडिकेटेड के तहत डाला गया है, ये एक आरोप उन्होंने किया। और ये आरोप कहने के बाद ही WBCS एसोसिएशन एक सैंडल में पोस्ट करती है, वो सीधे तौर पे चुनाव आयोग को कहते हैं कि आप जो कह रही है वो सच नहीं है, आप सरासर झूठ कह रही है। ये सारी बातें वो जब वो एक सैंडल में पोस्ट किया, तभी जाके चुनाव आयोग ने ये बात कहा कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। रोल ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है वो जो स्टेटमेंट लिए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस से लिए हैं। और आप जो कह रहे हैं, आप कुछ EROs के स्पोक पर्सन अपने आप को खुद ठहरा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ ऐसे पब्लिकली स्टेटमेंट करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस भी आपको भुगतना पड़ेगा। और इसी को चलते उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आने वाले फेजों में जब ERO एरियाज कभी भी उन लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके EROs और AEROs को ढाल रखकर ममता सरकार अपनी चालें चल रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सीधे तौर पर तृणमूल इसको हमलावर करती है तो उसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और लगातार इस खबर पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।